नमस्कार दोस्तों, टीके गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज देख रहे हैं यूपी टेट जो 2018 में पेपर हुआ था। उसमें हम एसएसटी का जो पार्ट आता है, यानी सेकंड पेपर जो होता है, जो क्लास 6 से लेकर के 10वीं तक के लिए होता है। ठीक है, तो इसके हम 60 क्वेश्चन देखें क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही लगभग जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं में से थोड़ा हेर फेर हो जाती है। और लगभग इससे हमें पैटर्न का पता चलता है, यूपी टेट या कोई भी टेट हो, इसका उसका लगभग जो है पैटर्न जो है समान है सभी जगह। तो हमें इसका पता चल जाता है कि क्या पूछा जाएगा और क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो किसके द्वारा चित्रण हुआ है? चक्र के द्वारा। ऐसी घटना बताने हमें बुद्ध के जीवन का, जिसका चित्रण चक्र के माध्यम से, तो वह घटना है प्रथम उपदेश। तो इसी प्रकार से बुद्ध के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं यहाँ पर, और उनका प्रतीक चिन्ह हमें बताना है। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। इसी प्रकार से ज्ञान का जो प्रतीक है पीपल, पीपल जो वृक्ष है, या इस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कह सकते हैं, ये बुद्ध के जीवन के ज्ञान का प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि अब किस अभिलेख से होती है? तो बिल्कुल यह जो है अशोक का अभिलेख से जो है इसकी पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो अभी तक सम्राट अशोक के कुल जो है 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इनमें से देख लीजिए आप, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो लुम्बिनी है, ये लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल की कपिलवस्तु में है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि किसका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था? तो हुआ था बुद्ध का, या लुम्बिनी में, या जिसे आज हम क्या कहते हैं, कपिलवस्तु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? हमें बताना है ऐसा स्थल कौन सा है जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आएगा भीम बेटिका। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया, भीम बेटिका और होशंगाबाद में जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, इनमें हमें क्या मिले हैं? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला मिला। इसमें से प्रसिद्ध है भीम बेटिका। ठीक है, भीम बेटिका कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर है यह? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। या इसे कह सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिर फैक्ट है, पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल। कौन सा? भीम बेटिका जो है पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल। ये इसे कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक आवासीय पुरास्थल है यह। इस स्थल की खोज जो की थी विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। तो भीमबेटिका की खोज किसने की थी? श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। आत्मीय सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है राजा राममोहन राय द्वारा। तो राजा राममोहन राय ने जो है 1815 में कलकत्ता में जो है आत्मीय सभा की स्थापना की है। फिर यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, या कह सकते हैं भारतीय पुनर्जागरण के पिता, या कह सकते हैं भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, या आधुनिक भारत का जनक। तो किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। ये यहाँ पर जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो उस समय जो था लॉर्ड हार्डिंग। इसका विकल्प का आंसर जो होगा सी होगा, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो द्वितीय था, इसके समय में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। वह सन था 1912 में। कब? 1912 में यह काम हुआ था। और उस समय, ठीक है, 1911 में ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ, और यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, उस समय कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया था भारत। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था?
तो इसमें जो आंसर आएगा अकबर द्वितीय ने। ठीक है, तो अकबर द्वितीय नामक जो मुगल सम्राट था, इसने 1830 में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में पेंशन और भत्ते के लिए लंदन भेजा था। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन बन सकता फिर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, किस वर्ष पारित हुआ था, हमें बताना है। तो इसका आंसर आएगा 1856 में। यहाँ पर देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया गया था। इसका श्रेय किसे जाता है? केशव चंद्र सेन को जाता है। उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं मैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इसका श्रेय जाता है केशव चंद्र सेन को। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, इसके द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो कौन था भारत का शासक? अकबर था। कौन था? अकबर जो है उस समय भारत का शासक था। और अगर कहा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, और इनका यहाँ पर मेन जो उद्देश्य था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका था कि मतलब कि उनका उद्देश्य क्या था? व्यापार, अपना व्यापार की स्थापना करना और धनार्जन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो इसमें आंसर आएगा बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर। देखिए, बाबा फरीदुद्दीन जो गंजी शकर हैं, इनका अगर नाम कहें तो बाबा फरीद है। ठीक है, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बाबा फरीद, लेकिन इसने यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर इनका जो पूरा नाम है इसे दे दिया। अब यहाँ पर एक सुन लीजिए, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? यानी आप कहें शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद पूरा नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। और बाबा फरीद जो है उच्च कोटि के क्या थे? पंजाबी कवि भी थे। और इन्हीं के यानी बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी इन्हें कुछ पंक्तियां हैं या कुछ स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो ठीक है, कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो बाबर जो है कलंदर के नाम से विख्यात था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाबर ने पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर ने क्या किया? पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत क्या होता है? शासक को बादशाह कहा जाता है। इसीलिए पद पादशाही की स्थापना किसने? क्वेश्चन बन सकता है बाबर ने। बाबर के 4 पुत्र हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, तो 4 पुत्र कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान जो है बाबर ने कब चलाया था और किसके विरुद्ध चलाया था? 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही होगा, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर विजयी हो गया। और इस युद्ध में बाबर ने तुगलकनामा जो युद्ध नीति थी या तोप खानों का प्रयोग किया था। तुगलकनामा युद्ध, तुगलमा युद्ध जो है, और साथ में कह सकते हैं तोप खाने का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ? तो इसका आंसर नागालैंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। तो नागालैंड में जो है अभी देख क्या जनसंख्या का ह्रास देखा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना जो आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली थे, और यह जनगणना जो हुई थी 2 चरणों में पूरी हुई थी। तो 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हैदराबाद डॉड नदी पर है, तो बिल्कुल हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। किसी समय में इस खूबसूरत शहर को कुतुब शाही परंपरा के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भगवती को उपहार स्वरूप भेंट किया था। हैदराबाद को निजाम का शहर भी कहा जाता है। निजामों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। और मोतियों का शहर भी हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है जुड़वा शहर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। कोयला एक उदाहरण है, तो बिल्कुल कोयला किसका उदाहरण है? एक अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसादी सेल की कुछ विशेषताएं देखते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, यानी इनमें परतें पाई जाती है, परत परत होती हैं किसमें? अवसादी सेल में। और इनमें जीवाश्म पाए जाए, बिल्कुल ये जीवाश्म पाए जाते हैं जब अवसादी हैं, तो इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। और यहाँ पर खनिज तेल मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पर खनिज तेल भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर कोयला पाया जाएगा तो 90% से ज़्यादा कार्बन होता है इनमें, यानी एंथ्रेसाइट कोयले में। ठीक है, ये कह रहा है, सॉरी, एंथ्रेसाइट जो कोयला होगा इसमें क्या होता है? 90% से अधिक जो है कार्बन होता है किसमें? एंथ्रेसाइट में। सर्वोत्कृष्ट कोटि का कोयला होता है। इसके अलावा चट्टानों में जो है, यहाँ पर कोयला के अलावा क्या मिल सकता है? अवसादी चट्टानों में लोहा एस्क मिल सकता है, फास्फेट मिल सकता है, कोयला मिल सकता है, पीट मिल सकता है, बालू का पत्थर मिल सकता है, सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वे दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, तो बिल्कुल इसका आंसर देखिए, बुध और शुक्र। ठीक है, क्योंकि सबसे नज़दीक है सूर्य के। और अगर कहे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बुध आएगा, फिर आएगा शुक्र, पहले क्या आएगा? मरकरी, और फिर आएगा वीनस। देखो शुक्र का क्या कहते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा, यह पृथ्वी के भगनी ग्रह और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, देख लीजिए, अगर हम बात करें तो शुक्र जो है घनत्व यानी डेंसिटी, आकार और व्यास में जो है पृथ्वी के समान है। अगर क्वेश्चन बन गया फिर कि घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी किसके समान है, तो शुक्र के समान कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डॉट में स्थित है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हिंदू महासागर में भी, ये जो है अरब सागर में, बिल्कुल ये देखिए, ये हमारा भारत है मेन जो है, ठीक है, मुख्य भूमि। और इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ यह बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है। तो अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है यहाँ पे। यहाँ कुल अब देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। कितने? 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। और लेकिन इनमें से केवल 11 द्वीपों पर क्या है? मानवीय अधिवास है। ठीक है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रो द्वीप है। विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, बिल्कुल भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ठीक है, विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? भूमध्य सागर को भी मैंने बता दिया आपको। और अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि पश्चिम की तरफ ये सागर यानी भूमध्य सागर एक बेहद संकरी खाड़ी से अटलांटिक महासागर से, जो जिब्राल्टर की खाड़ी कहा जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये अफ्रीका है और यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, ये जो है मेडिटेरियन सी है। क्या है? मेडिटेरियन सी है। ठीक है, ये क्या है? मेडिटेरियन सी है। पेन चल नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो है देख ले, ये जिब्राल्टर संधि कही जाती है। तो देख लीजिए कितना जो संकरा भाग है, इससे क्या करता है? ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट फिर फैक्ट देख लीजिए, हम भूमध्य सागर से लगभग कितने देशों की तटरेखाएं मिलती हैं? क्वेश्चन बन सकता है। तो हम कहेंगे 21 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं भूमध्य सागर से लगी हुई है। यह तट रेखाएं बनाती हैं, बनती हैं, जिनकी 21 देश ऐसे हैं। संसार की छत कहें तो पामीर है, बिल्कुल सही है। मध्य एशिया स्थित यह एक पठार और पर्वत श्रृंखला है। यहाँ उगने वाला एक जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। पामीर का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत शीर्ष में स्थित घाटी। ठीक है, पामीर का अर्थ क्या है? पर्वत शीर्ष में स्थित एक घाटी। फारसी भाषा में इसे बाम ए दुनिया कहते हैं। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल बिल्कुल यही है, सहारा मरुस्थल। और
ये सहारा मरुस्थल, ठीक है, ये सहारा जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, मरुस्थल या रेगिस्तान। पूछ लिया जाएगा कि सहारा का अर्थ क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, रेगिस्तान या मरुस्थल। अब फिर पूछा जाएगा कि सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला है, 11 देशों में, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है, सबसे लंबी नदी जो है नील नदी जो है, इसी सहारा मरुस्थल के जो है पूरी भाग से गुजरती है। पूछ दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि 11 देशों में है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकुल दुल जो पन बिजली एक ऊर्जा परियोजना है, ये कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल ये पाकुल दुल जो परियोजना है कहाँ पर है, पाकुल दुल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। 2018 में इसका शिलान्यास होता है, 1000 मेगावाट है और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। तो अगर हम बोलेंगे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, पाकुल दुल, जिसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। और साथ में कि यह परियोजना जो है किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित है। तो पाकुल दुल परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है, ठीक है, तो इसमें रोपण फसल नहीं है तो वो गेहूं नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी रोपण कृषि या इस रोपण कृषि को अगर हम कहें तो ये वाणिज्यिक जो वाणिज्यिक कृषि होती है, इसी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है रोपण कृषि। और इसमें जो मुख्य फसलें आती हैं, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, ठीक है, दो विभिन्न पौधों के विभिन्न अंगों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना रोपण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, नाटो का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ होगा, ब्रुसेल्स में होता है। नाटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह क्या है, एक सैन्य गठबंधन है। नाटो क्या है, एक क्या है, सैन्य गठबंधन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं, इसकी स्थापना भी देख लेते हैं नाटो की, ठीक है, 1949 में। 22 देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो बिल्कुल ये 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। 14 भाषा संविधान में शामिल किया गया, जो मूल संविधान थे उसमें जो हमारी कुल 14 भाषाएं थी और आज लगभग 22 भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में। और याद रखिए कि 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। कब, 1967 में सिंधी और 92 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92 में देखिए किसे जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आपको सिंधी याद रखना है, 67 में आपको याद रखना है। 2004 में कौन कौन सी जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 2004 में जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। अगर कहे कि 1992 में 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 67 में सिंधी जोड़ी गई थी और फिर यहाँ पर 2004 में देखिए मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। बोडो एक जाति भी है, कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश, तो यही इसकी जो भाषा है बोडो। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक या संघात्मकता। तो देख लीजिए इसमें आंसर देख रहे हैं, इसका आंसर होगा डी, संघात्मकता। जब हम भारत की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो अब हमें पता चलता है कि इसकी जो विशेषताओं में से नहीं है, यानी प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है तो संघात्मक। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक का जिक्र है लेकिन संघात्मक नहीं कहा गया। के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, क्या सामाजिक हुई हो चाहे वो आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भूमिका बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एडर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कभी अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मसमर्पित किया गया था, तो आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगर कहे तो ये आएगा मितिमीर शीर्ष, ठीक है, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। देख लीजिए ये तो नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो बिल्कुल श्रव्य, दृश्य, ये दोनों साधन जब एक साथ रहेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण और इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा जो है 3 प्रकार की सहायक सामग्री होती है मुख्य रूप से। ठीक है, श्रव्य हो गया, दृश्य हो गया और श्रव्य दृश्य। अब उसमें जब दोनों चीजें शामिल है, श्रव्य भी है, दृश्य, तो महत्वपूर्ण ज्यादा क्या हो जाएगी? श्रव्य दृश्य वाले। तो श्रव्य के अलग है, दृश्य के साधन अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय राजनीतिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? उच्च प्राथमिक यानी माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर दर्शन शास्त्र विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। ठीक, कौन सा? दर्शन शास्त्र नहीं होगा, बल्कि यह कहाँ होगा? इंटर लेवल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल हम कहेंगे राजेंद्र प्रसाद जी थे और वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1962 में उन्हें जो है रत्न सम्मान मिला था, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित हुए थे 1962 में। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन। तो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद है, इनकी प्रमुख बुकें कौन सी है? तो इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन किसकी पुस्तक है? और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर की पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो देख लीजिए जिस दिन क्या कहे कि जो हमारा संविधान बन रहा था, तो जो प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है, किसकी? संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। तो यह बैठक कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और सभा की सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है? 63। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य नहीं है? कुछ संधियां दे रखी हैं, उनका भारत जिसमें से सदस्य नहीं हमें बताएं। चलो यहाँ पर देख लेते हैं क्या संधियां हैं ये और क्या बोल रहा है। देख लिए पीटीबीटी, पहले पीटीबीटी को देखते हैं। पीटीबीटी है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी इसमें आंशिक रूप से परीक्षण पर प्रतिबंध है। यह पीटीबीटी का भारत सदस्य है। एलटीबीटी यानी सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में भी जाना जाता है। यह एक हथियार नियंत्रण संधि समझौता है जिसका उद्देश्य हथियारों का परीक्षण के प्रतिबंधित करना और परमाणु प्रसार को सीमित करना है। यह प्रारंभ में यूएसए, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम के मध्य त्रिपक्षीय समझौता था। यह क्या है? यूएसए हो गया, सोवियत संघ हो गया, यूएसए हो गया, सोवियत संघ हो गया, यूनाइटेड किंगडम के भी त्रिपक्षीय समझौता था। 1963 संयुक्त राज्य के सीनेट द्वारा प्रमाणित एलटीबीटी लागू हुआ और 10 अक्टूबर 1919 अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षर के द्वारा खोला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में कहा शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला? तो ये करंट अफेयर संबंध है, उस समय तो ये दक्षिण सूडान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो इसमें आएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संघ का अभिकरण नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दे रहा है। देख लीजिए हम इसके बाद अंतरराष्ट्रीय, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना याद रख लीजिए 24 अक्टूबर 1945 में हुई। कब? 24 अक्टूबर 1945। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो अभिकरण ये शामिल है, हमें इसका थोड़ा जानकारी ले लेते कौन से, जैसे खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्य
खाद्य एवं कृषि संगठन, ये कहाँ है, ठीक है। तो ये है एक, तो ये है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कोष है। अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन है, IMF है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है। वैश्विक डाक संघ भी है और विश्व बैंक भी है। WHO है, WPO है, WTO है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये WIPO है। एक बार फिर दोहरा, खाद्य एवं कृषि संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण भी है। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है। अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन है, IMF है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, वैश्विक डाक संघ, विश्व बैंक, WHO, WIPO तथा WTO आदि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है? किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है, कौन सा उर्वरक है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी, हमें बताना है। तो इसमें C आएगा लगभग सैकड़ा, हजार, दशा, लाख। 1 लाख मीटर के लीटर कह रहा है, सैकड़ा, हजार, दशा, 1 लाख लीटर। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी 1 लाख लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, केला का सर्वाधिक केला का कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसमें आएगा B यानी तना द्वारा, ठीक है। तो केला का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहेंगे 34 नंबर का है, कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्रही होता है? तो इसमें जो यूरिया होता है, ये यूरिया क्या होता है? तीव्र क्या होता है? आर्द्रता ग्रही हो। ये लिख रहा है कि स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। यूरिया को सर्वप्रथम 1373 में मूत्र में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउली ने खोजा था, ठीक है। तो यूरिया को सर्वप्रथम किसने खोजा था? वो है हिलेरी राउले ने। कृत्रिम विधि सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक वोहलर को जाता है। किसे? वोहलर को। खेत में हरी खाद वाली फसल की कटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो ठीक है, फूल आने से पूर्व की अवस्था, ठीक है। हरी खाद वाली फसल के लिए उपयुक्त जो अवस्था होगी वो होगी फूल आने से पूर्व की अवस्था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है, हमें बताना है। तो इसे कहेंगे रिफ्रैक्टोमीटर। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टोमीटर से क्या करते हैं? फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। और कहें कि क्वेश्चन नंबर चलिए 37 देख लेते हैं, जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य है। तो जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? फलों के रस का थक्का बनाना, ठीक है। जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य फलों के रसों का थक्का बनाना। किसका काम है? यह पैक्टिन का काम है। चलिए, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो इसको कहते हैं लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। टमाटर का रंग लाल होगा, लाइकोपिन के कारण होता है। इसके अलावा अन्य फसलें जैसे लाल गाजर, तरबूज, पपीता, यानी जो भी लाल फसलें हैं लगभग इनका प्रमुख कारण लाल होने का लाइकोपिन ही होता है। और लाइकोपिन पानी में जो है अघुलनशील है, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से लाइकोपिन क्या है? एक कैरोटीन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। तो बिल्कुल ये जो सिट्रिक अम्ल होता है इसका जो है प्रचुर स्रोत है नींबू का फल। 6 से 7% जो होता है सिट्रिक अम्ल होता है नींबू के रस में। सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक संरक्षक है, यह भोजन या मृदु पेयों में खट्टापन लाने के लिए प्रयोग किया। चले क्वेश्चन नंबर अगला है 40, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में है। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में है, ठीक है। तो एगमार्ग का जो है, जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, कौन? एगमार्ग। एगमार्ग का प्रयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937
कृषि उत्पादन 1933 द्वारा लागू किया गया, 1886 में से संशोधित किया गया और वर्तमान एगमार्क मानक जो है लगभग 205 विभिन्न जिन्सों की गुणवत्ता के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अचल स्वर कौन सा हमें बताना है, देख लीजिए यहाँ पर ए आएगा आंसर स और प, क्योंकि अचल स्वर क्या होते हैं, अचल स्वर कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या आ जाते हैं, शुद्ध स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, और सा पा अचल स्वर माने गए, इनमें से सा और पा अचल स्वर देखिए क्योंकि वे अपनी जगह पर कायम रहते हैं। राग यमन किस थाट से उत्पन्न होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसे कल्याण आएगा। तो कल्याण के नाम से जाना जाता है, राग यमन को राग कल्याण के नाम से जाना जाता है, इसे राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 43, संगीत में समान गति की सतत प्रवाह को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, झंडा गान जो है विजयी विश्व तिरंगी प्यारा के रचयिता कौन है, तो जो श्याम लाल जो गुप्त पार्षद है, श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा गाया गया है विजयी विश्व तिरंगे प्यारा झंडा गान है। तो भारत का झंडा गान कौन सा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, इसे गाया गया है, रचयिता है इसके श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, 1938 में फरवरी में इसे गीत गाया था। ठीक है, कहाँ पर गाया गया था, 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे स्वीकृत किया। ऐतिहासिक अधिवेशन जो था हीरापुर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन है, हमें बताना है। तो यह जो है थायरॉक्सिन जो है थायराइड से निकलने वाला एक हार्मोन है थायरॉक्सिन। यह शरीर में उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, थायराइड, और हार्मोन से निकलने वाला थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उनसे। और दिल के कार्यों और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, यह हड्डियों को भी मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि कह रहा है ये, तो हम क्या कहेंगे, चलिए अगला आंसर देखते हैं इसमें। इसका आंसर है डी है, यानी कि सभी जो है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है, जिसके अंदर विधियां होती है जैसे खदकाना, उबलाना, तो एक है सट्यूइंग। ठीक है, क्वेश्चन 48 है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि, तो ये कहीं ना कहीं यूपी से पता नहीं, उनका सिलेबस में थोड़ा बहुत साइंस टाइप है। चलिए ये देख लीजिए, खमीरीकरण के द्वारा ढोकला नामक व्यंजन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खमीरीकरण की प्रक्रिया दौरान जो है सूक्ष्म जीव जैसे जिसे कहते हैं यीस्ट या फफूंद ऑर्गेनिक यौगिकों में बदल जाते हैं, जिसमें भोजन नेचुरल और फायदेमंद जीवाणु बढ़ जाता है। क्वेश्चन 49, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, सहस्रावस्था कहेंगे। ठीक है, तो जन्म से 6 वर्ष या 2 वर्ष से 6 वर्षों की बाल्यावस्था, 6 से 12 की अवस्था, 12 से 18। देख लीजिए यहाँ पे रोस नामक विद्वान ने 1 से 3 वर्ष आयु की शिशुअवस्था कहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल प्रदूषण का कारण जो है उपयुक्त से भी है, बड़ी बढ़ती जनसंख्या, मनुष्य के क्रियाकलाप और कीटनाशक आदि। तो जल प्रदूषण से स्किन कैंसर जैसा रोग होता है, पोलियो जो है जल प्रदूषण का एक कारण हो सकता है, टाइफाइड जो है वो भी हो सकता है, और गुर्दे के रोग पीलिया। तो ठीक है, जल जनित रोग हम कह सकते हैं कैंसर, पोलियो, टाइफाइड, गुर्दे के रोग, पीलिया। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसमें आंसर आएगा डी, शारीरिक विकास, मानसिक तीनों जो है बहुमुखी विकास है इसका आंसर। 52 है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी, तो बिल्कुल पीवी सिंधु जो है इन्होंने ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीता था। ये ओलंपिक आपको याद होगा 2016 का, और अभी हाल ही में जो है 2020 का जो ओलंपिक होने वाला था जापान में होना था, लेकिन कोरोना के कारण जो है स्थगित कर दिया गया है, और 2021 में अब ये जो है आयोजन किया जाएगा जापान में ही। ठीक है, यहाँ पे पीवी सिंधु ने एरो इंडिया एयर शो के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो इसमें देखिए प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक दाल में जो है सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन, और सर्वाधिक दालों में सर्वाधिक प्रोटीन यानी सबसे अधिक जिस दाल में प्रोटीन पाया जाता है वो है सोयाबीन। प्रोटीन क्या है, तो क्वेश्चन कई बार बन चुका है ये कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के अणु से मिलकर होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है
जिसका निर्माण किससे होता है? कार्बन उसमें होगा, हाइड्रोजन भी उसमें होता है, ऑक्सीजन भी उसमें होता है और नाइट्रोजन के तत्वों के अणु से मिलकर होता है। ठीक है। अगर हम के रासायनिक गठन के अनुसार प्रोटीन को सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन नामक 3 श्रेणी में बांटा है। प्रोटीन 3 प्रकार, एक जो सरल है, एक संयुक्त है, तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है। जो सरल प्रोटीन होता है उसका गठन केवल अमीनो अम्ल द्वारा होता है। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। साधारण जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन द्वारा ही प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन फिर बन गया है कि प्रोटीन द्वारा ही किसका निर्माण होता है? एंटी जो बॉडीज होती है हमारे शरीर में या प्रतिजैविक का निर्माण होता है। जे जे मूल्डर ने 1840 में प्रोटीन का नामकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, एलएसडी के सेवन से होता है। तो क्या होता है? मानसिक विभ्रम होता है। एलसीडी के सेवन से मानसिक विभ्रम होता है। एलएसडी के प्रयोग से या सेवन से होता है मानसिक विभ्रम। तो एलएसडी का पूरा नाम जो है वो है लिस्सिर्क एसिड डाइथिलोमाइड। ठीक है। एलएसडी का पूरा नाम है लिस्सिर्क एसिड डाइथिलोमाइड। यह एक तरह का ड्रग होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्यायाम का लाभ है। तो व्यायाम का क्या लाभ? उपयुक्त शरीर होगा, भूख लगेगी, फुर्तीलापन भी रहेगा, रक्त प्रवाह में वृद्धि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, वृत्त आर्यक उपयोगी है। तो इसका सिंपल आंसर है कि विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए वृत्त आर्यक जो है उपयोगी होगा। ठीक है। वृत्त आर्यक हम पाई चार्ट कह सकते हैं, कहते हैं। और यह क्या दिखाता है? आमतौर पर मानों के बीच के अनुपात को एक स्लाइस के रूप में व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल एक गोला होगा, उसके जैसे आप 4 खंड करने हैं, 25 बजे तो 4 खंड कर दिए जाएंगे। प्रत्येक स्लाइस आपकी लंबाई राशि का प्रतिनिधित्व करने वाली मान का अनुपातिक होता है। चलिए क्वेश्चन 57 है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। तो ठीक है, क्या देता है? सतत आकलन पर। देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार, सामाजिक विज्ञान या अगर कहें कि कोई भी विषय है, सामाजिक है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो कोई भी है, तो इसमें अभी एनसीएफ जो 2005 की रूपरेखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे कहेंगे, तो यह किस पर जोर दे रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है, ताकि छात्रों के मन में परीक्षा के भय को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 58 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। बिल्कुल उपयुक्त सभी है, क्योंकि इससे क्या होगा? हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका विकास करना। क्योंकि जब बच्चे हैं, नवीन बच्चे, उन्हें हम संस्कृत से ज्ञान देंगे तो वही क्या करें? आगे जाके हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और उसका विकास होगा। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, बिल्कुल इससे ये काम होगा और अच्छे नागरिकों का भी निर्माण होगा। क्वेश्चन 59 है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? तो देख लीजिए, क्योंकि परियोजना कार्य में क्या होता है? करके सीखा जाता है और अन्य कहीं जो है सीखने के महत्वपूर्ण जो तरीके होते हैं उसके माध्यम से कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह करके सीखने पर आधारित है। कौन? प्रोजेक्ट जो मेथड है या प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो सीखने में। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को क्या सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ठीक है। सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से ये उपयोगी होगा। बाकी आप विकल्प देख लीजिए। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि जब समाज में सभी धर्मों को महत्व देंगे तभी जाकर समाज में क्या होगा? एक समानता स्थापित होगी और समानता स्थापित होने के कारण भेदभाव क्या होगा? खत्म होगा। तो ठीक है, अब हम अगली बार जो देखेंगे, ये 2018 का पेपर हमने इससे पहले आपको यानी कि यूट्यूब पे पूरा डाल चुके हैं। इसे हमने काफ़ी अच्छे से समझाया है, आप देख लीजिए। और इसके बाद जो चलेंगे हम अगला, इसके बाद जो पेपर होगा हमारा वो कौन सा होगा? ठीक है। तो हमारा इसके बाद यूपी टेट 2017 का जो पेपर हुआ था इसे देखें, सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन आए थे। तो धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए।